नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठा रहे होंगे और बिना हताश हुए और बिना निराश हुए आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। ये लंबी लड़ाई है। हमें शुरू में ऐसा लग रहा था कि 10-20 दिन का मामला है, लेकिन आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं परिस्थितियाँ क्या है। अमेरिका जूझ रहा है, सारे विकसित देश जूझ रहे हैं, हम भी जूझ रहे हैं। हमारी सरकारें शानदार काम कर रही है, फिर भी स्थितियाँ आपके सामने है। एक लंबी लड़ाई है और इस लड़ाई को लड़ने का एक ही तरीका है कि हम अपने घर के अंदर रहकर वे सब काम करें जो सामान्यतः हम नहीं कर रहे थे। खूब पढ़ाई कर ले, खूब बेहतर तरीके से पढ़ाई कर ले, तो इस लॉकडाउन का फायदा उठाएं हम लोग, क्योंकि इस लड़ाई को जीतने का एक ही तरीका है कि हम अपने घर के अंदर रहें। तो आज जो है हम आप लोगों के सामने एक बात रख रहे हैं। हम लोग आज बात करेंगे भारतीय संविधान के विभिन्न मुद्दों पर। हम बात करेंगे जैसे हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उस समय भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो तब से लगाकर इंदिरा गांधी की शासनकाल तक अलग अलग प्रधानमंत्री के साथ अलग अलग राष्ट्रपतियों का व्यवहार किस प्रकार रहा। सुप्रीम कोर्ट सरकार के पक्ष में रही या सरकार के विपक्ष में रही। तो हम लोग समन्वय देखेंगे सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का। तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट का अगर समन्वय की बात करें और उसको समझने की बात करें तो एक लंबी प्रक्रिया होगी। एक लंबी प्रक्रिया के अंतर्गत ही हम लोग इस बात को समझ पाएंगे। तो आप लोग प्लीज वीडियो को पॉज करें और अपने पास पेन और कॉपी ले रख लें, ताकि अगर कोई तथ्य अच्छी लगे कि यह तथ्य हमें लिखना चाहिए, तो आप उसको अपने कॉपी पर नोट कर लें। तो बात करते हैं कि अगर इन तथ्यों को समझना होगा तो हम लोग को संविधान का जो अनुच्छेद है, तो देखिएगा उसमें संविधान का एक भाग 3 है, एक भाग 4 है और एक भाग है तो भाग 3 में हम लोग को देखना है। इसमें है फंडामेंटल राइट और भाग 4 में है डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और एक भाग था भाग 20। तो भाग 20 को देखना है, भाग 3 को समझना है और भाग 4 को समझना है। तो भाग 3 में देखिए कि फंडामेंटल राइट है, भाग 4 में है डीपीएसपी यानी कि डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और भाग 20 की बात करें तो भाग 20 में है संविधान संशोधन। भाग 20 में है संविधान संशोधन। तो इन तीनों भाग के अलावा और कुछ अनुच्छेद जो है हम लोग व्यवहार में लाएंगे और फिर हम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट के बीच के समन्वय को हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा जो भाग 3 है फंडामेंटल राइट जो है, मौलिक अधिकार जो है, ये ऐसे अधिकार हैं जो सरकार, वैसे आधारभूत अधिकार हैं जिसे सरकार भी जो है हम लोग से छीन नहीं सकती है। और डीपीएसपी जो है, और अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो फंडामेंटल राइट में अनुच्छेद जो लगा कर रखा है 12 से 35 तक है। उसके बाद डीपीएसपी की बात करें तो इसमें अनुच्छेद 36 से लगाकर 51 तक है। और अगर भाग 20 की बात करें तो भाग 20 में संविधान संशोधन है और इसमें मात्र एक ही अनुच्छेद है, वो है अनुच्छेद 368। तो इन
सभी अनुच्छेदों पर चर्चा करते हुए हम लोग समझेंगे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट के बीच का समन्वय को देखेंगे। तो देखिए, जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार वैसे अधिकार हैं जिनको सरकार भी छीन नहीं सकती है, जबकि डीपीएसपी में जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं वे ऐसे अधिकार हैं जो राज्य के नीति पर निर्भर करता है। इसमें कहते हैं शुड बी यानी कि राज्य को कैसा होना चाहिए, शुड बी यानी कि राज्य को कैसा होना चाहिए। यहाँ पर राज्य जो है आय की असमानताओं को दूर करने के लिए, राज्य जो है आय की असमानताओं को दूर करने के लिए बना है। देखिएगा, कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं फंडामेंटल राइट में और कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं डीपीएसपी में। डीपीएसपी का अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 39 का बी और सी, अनुच्छेद 39 का बी और सी ऐसा अनुच्छेद है कि अगर इस अनुच्छेद को राज्य यानी कि सरकार, अगर अनुच्छेद 39 के बी और सी को सरकार अगर लागू करना चाहे तो वहां पर जो है आपका फंडामेंटल राइट का अनुच्छेद 19 के 1 का एफ, अनुच्छेद 19 के 1 का एफ और अनुच्छेद 31 जो है उसका उल्लंघन हो रहा था। ये हम बात कर रहे थे जब संविधान बनकर तैयार हुआ था, उसके बाद की बात हम कर रहे हैं कि अगर सरकारें अनुच्छेद 39 का बी और सी को अगर लागू करती थी तो वहां पर फंडामेंटल राइट का अनुच्छेद 19 के 1 का एफ और अनुच्छेद 31 जो है उसका हनन हो रहा था। अब बात करें क्या है अनुच्छेद 39 के बी और सी में और क्या है अनुच्छेद 19 के 1 एफ में और 31 में। देखिएगा, अनुच्छेद 19 के 1 के एफ में जो कि फंडामेंटल राइट में है और 31 में, इन दोनों में संपत्ति का अधिकार है, ये दोनों में संपत्ति का अधिकार है। हालांकि संपत्ति का अधिकार जो है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मोरारजी देसाई के सरकार में जो है उसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया और उसको भाग 12 के अनुच्छेद 300 की क में रखकर जो है उसको वैधानिक अधिकार बना दिया गया, उसको वैधानिक अधिकार बना दिया गया। फिर भी देखते हैं, यहाँ पर बात करते हैं अनुच्छेद 19 के 1 का एफ और अनुच्छेद 31। तो अनुच्छेद 19 के 1 का एफ कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को संपत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन का अधिकार है, संपत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन का अधिकार है। यानी कि भारत का प्रत्येक नागरिक संपत्ति खरीद सकता है, बेच सकता है और साथ में अपनी पैतृक संपत्ति को धारण भी कर सकता है। तो अनुच्छेद 19 के 1 का एफ ये बोलता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को संपत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन का अधिकार है, जबकि अनुच्छेद 31 कहता है किसी व्यक्ति की संपत्ति को छीनना आसान नहीं है। तो यहां पर देखिएगा कि 39 का बी और सी क्या कहता है, डीपीएसपी का 39 का बी और सी क्या कहता है। इसमें 39 का बी बोलता है कि राज्य को प्रयास करना है, राज्य को प्रयास करना है कि सार्वजनिक धन का स्वामित्व और नियंत्रण हो, और सी बोलता है धन का समान वितरण हो। तो अगर 39 का बी और सी को अगर राज्य लागू करना चाहे तो वहां पर जो है अनुच्छेद 19 के 1 का एफ और 31 जो है आड़े हाथ आ जा रही थी। तो सरकार को लगा कि अब संविधान में कुछ संशोधन होना चाहिए। जैसे ही संविधान बनकर तैयार हुआ था वैसे ही लगा, क्योंकि देखिए जब देश में आजादी की लड़ाई चल रही थी तो सबको इस बात से अवगत कराया गया था कि आजादी सबको मिलेगी। तो यहां पर देख रहे थे कि जो अमीर है वो अमीर है और जो गरीब है वो गरीब है। अब यहां पर देखना है कि सरकार का लड़ाई है कि गरीबों को कुछ जमीन जो है अमीरों से छीनकर दिया जाए, और इसी लड़ाई का जो है हम लोग आज लेखा जोखा करेंगे। किस तरह से सरकार चाह रही है अमीरों का जमीन छीनकर गरीबों को देना
और उसमें सुप्रीम कोर्ट कभी जो है राष्ट्रपति कैसे आड़े हाथ आते हैं। तो बात करेंगे, यहाँ पर देखिएगा कि अगर मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार पहले था 7, लेकिन अब 6 अधिकार ही रह गया। संपत्ति का अधिकार चूंकि बताया भी नहीं है, तो मौलिक अधिकार में एक अधिकार है अनुच्छेद 15 में दिया है। अनुच्छेद 15 में हालांकि समानता का अधिकार जो है आपको 14 से लेकर 18 तक आपको समानता का अधिकार दिया गया है। इसमें अनुच्छेद 15 की बात करें तो अनुच्छेद 15 है शिक्षा के संदर्भ में समानता की बात करता है, और फिर अनुच्छेद 25 से 28 तक लगाकर आपको दिया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो वहां पर देखिएगा 25 से 28 तक जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, उसमें देखिएगा वहां पर एक उसी से एक केस बना है जिसका नाम है शाहबानो केस, सायरा बानो केस जो आया। तो इसमें क्या है कि शरीयत एप्लीकेशन लॉ बना है 1937-38 का है, 1937-38 का है शरीयत एप्लीकेशन लॉ। इसमें कहा गया है कि एक मुस्लिम पुरुष एक साथ 4 विवाह कर सकता है। तो यहां पर देखिएगा खासकर मुस्लिम महिलाओं को जो है यहां पर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं मिल पा रहा है। तो यहां देखिएगा, फिर यहां पर हम लोग एक बात का चर्चा करेंगे, लैंड रिफॉर्म्स की बात करेंगे, यानी कि भूमि सुधार। लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार, क्योंकि भूमि जो है ये राजसूची का विषय है, भूमि राजसूची का विषय है। और लैंड रिफॉर्म जो करते हैं, भूमि सुधार जो करते हैं, उसका कई तरीका है। भूमि सुधार का कई तरीका है, जैसे चकबंदी करके कर सकते हैं, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करेंगे, लैंड सीलिंग करेंगे। लैंड सीलिंग का मतलब हुआ भूमि की अधिकतम सीमा का निर्धारण किया जाएगा। लैंड सीलिंग का मतलब हुआ भूमि की अधिकतम सीमा का निर्धारण किया जाएगा। देखिए हमारे देश के संविधान में जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में भी लिखा है आर्थिक समानता को सुनिश्चित करेंगे, आर्थिक समानता को सुनिश्चित करेंगे। जिस समय संविधान सभा था और संविधान का निर्माण हो रहा था, तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बात कही थी। वे बोले थे कि आर्थिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र बहुत लंबा नहीं चलेगा। भीमराव अंबेडकर बोले थे सामाजिक लोकतंत्र के बिना राजनैतिक लोकतंत्र बहुत दूर तक नहीं चलेगा। आगे बात देखेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण जो है अनुच्छेद, अगर बात करें 46 का, अनुच्छेद 46, तो इसमें अनुसूचित जातियों व जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी प्रावधान दे रखा है। यदि राज्य की सरकार या सरकार जो है डीपीएसपी के इस अनुच्छेद को पूरा करेगा तो फंडामेंटल राइट का अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन होगा। 14 और 15 का उल्लंघन होगा। 46 में क्या दे रखा है? अनुसूचित जातियों और जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी प्रावधान। और अगर सरकार जो है डीपीएसपी के इस अनुच्छेद का पालन करे तो फंडामेंटल राइट का अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन होगा। शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो आरक्षण जो है पहले मद्रास सरकार दिया, तमिलनाडु सरकार दिया, और मामला आया था चंपकम दोराईराजन का मामला। चंपकम दोराईराजन बनाम मद्रास राज का मामला आया था। और इस मामला में देखिए इसके बीच में हम लोग कई मामला आएगा, इसके बारे में जितना भी संविधान में जो केस दिया हुआ है, विवाद जो है उसको अलग से पढ़ेंगे। अभी हम लोग सिर्फ बात करना होगा, हम लोग को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के बीच समन्वय की बात पढ़ना हम लोग को। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में जो पहला मामला आया वो मामला था चंपकम दोराईराजन वर्सेस मद्रास राज। इसमें चंपकम दोराईराजन अगर सुप्रीम कोर्ट की दरवाजा खटखटाई तो सुप्रीम कोर्ट बोला कि अनुच्छेद 37 में साफ लिखा है कि डीपीएसपी को लागू करने के लिए न्यायालय बाध्य नहीं है।
यानी कि अगर राज्य जो है डीपीएसपी के किसी अनुच्छेद को अगर लागू करती है तो उसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। आप फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार का अगर सीमित होता है, मौलिक अधिकार का खंडन होता है, तो उसके आधार पर उस बेस को बनाकर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो देखिएगा, हम बात कर रहे थे कि स्वतंत्रता आंदोलन के टाइम में ही जो सबको इस बात का आभास कराया गया था कि आजादी सबको मिलेगी। हम बात करते हैं अमेरिका का स्वाधीनता संग्राम के बारे में। जब अमेरिका का स्वाधीनता संग्राम चल रहा था और जॉर्ज वाशिंगटन युद्ध लड़ रहे थे, जॉर्ज वाशिंगटन युद्ध लड़ रहे थे, तो वहां के दास जो थे वे अश्वेत थे, यानी कि काले थे। वहां के दास अश्वेत थे, उनके सामने संकट था, युद्ध लड़े या न लड़े, युद्ध करे या ना करे। उनके सामने वादा किया गया कि तुम लोग चिंता मत करो, युद्ध करो, लड़ाई करो, आजादी केवल श्वेतों की ही नहीं सबकी होगी। अमेरिका आजाद हुआ, दास आजाद नहीं हुए। फिर 90 वर्षों तक फिर संघर्ष करना पड़ा उनको, और 90 वर्षों के संघर्ष के बाद अब्राहम लिंकन के समय जो है 1860 में दासों को मुक्ति मिली। अब दासों को मुक्ति मिल गई, परंतु दास महिलाओं को मुक्ति नहीं मिली। महिलाओं को मुक्ति जो है 1950 में जाकर मिला है। वहां पर दास महिलाओं की जो मुक्ति मिली है 1950 में मिली है। तो यहां पर हम लोग देख रहे थे कि जब अनुच्छेद 39 का बी और सी अगर राज्य लागू कर रहा है तो आड़े हाथ क्या रहा है, अनुच्छेद 19 के 1 का एफ और 31। और जब अनुच्छेद 46 लागू हो रहा है तो फंडामेंटल राइट का अनुच्छेद 14 और 15 जो है आड़े हाथ आ रहा है। देखिए, जिस समय संविधान बन रहा था उस समय की बात है कि जनवरी 1948 में महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई थी। जिस समय संविधान बन रहा था उस समय महात्मा गांधी नहीं थे। अगर महात्मा गांधी उस समय होते तो ये जरूरी है कि संविधान में कुछ प्रावधान जो ऐसा है वो नहीं होता, और कुछ जो नहीं है वो शायद होता। कुछ गड़बड़ या सही संविधान में जरूर होता। यहां पर देखिए, दिसंबर 1950 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु हो गई। अब जो है नेहरू जी 1951 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हैं। 1951 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हैं। 51-52 में पहला बार जो है लोकसभा का चुनाव होता है, और उस लोकसभा के चुनाव में पंडित जवाहरलाल नेहरू पूर्ण बहुमत से सरकार बनाते हैं। एक बात देखिएगा, जब सरकार पूर्ण बहुमत की हो और राज्य में भी उसी पार्टी का ज्यादातर सरकार हो, मतलब कि अधिकांश राज्यों में अगर उसी पार्टी का सरकार हो जिस पार्टी का लोकसभा में सरकार है, तो वहां पर सरकार जो है मजबूत होती है, और राष्ट्रपति, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वहां पे शांत रहते हैं। और जब सरकार अल्पमत में हो, जुगाड़ पट्टी का हो, तो वहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राष्ट्रपति, राज्यपाल जो है सरकार पे हावी होते हैं। तो यहां पर देखिएगा, जैसे ही 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है लोकसभा में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हैं, तो पूर्ण बहुमत का सरकार बनाते ही वे संविधान का पहला संशोधन करते हैं। संविधान का पहला संशोधन जो हुआ है वो हुआ है 1951 में। 1951 में संविधान का पहला संशोधन करते हैं, और वे अनुच्छेद 15 का 4, अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19 के 1 का एफ हटाते हैं। क्या करते हैं, वे अनुच्छेद 31 जो है, अनुच्छेद 31 उसमें 1 और 2 था, अनुच्छेद 31 का 1 और अनुच्छेद 31 का 2, उसमें वे क्या करते हैं कि अनुच्छेद 31 का ए और बी जोड़वाते हैं। अनुच्छेद 31 का ए और बी जोड़ते हैं। देखिएगा, अनुच्छेद 31 का 1 और 2 क्या था। अनुच्छेद 31 का 1 है, राज्य जब भी किसी व्यक्ति की संपत्ति को छीनेगा तो उसके लिए एक विधि बनाना पड़ेगा। और अनुच्छेद 31 का 2 में था कि लोक हितों के लिए, जैसे कि
एयरपोर्ट बनाने के लिए, रेलवे बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए करेगा, न कि व्यक्ति विशेष के लिए। तो यहाँ 31 का 1 और 2 था। तो वहां पे पहला संविधान संशोधन करके नेहरू जी जो है अनुच्छेद 31 का ए और बी जो है जोड़ते हैं। तो अनुच्छेद 31 का ए में क्या करते हैं कि लैंड रिफॉर्म्स जो था यानी कि भूमि सुधार के विरुद्ध अनुच्छेद 31 का कोई अन्य अनुच्छेद लागू नहीं होगा। अनुच्छेद 31 का ए में ऐसा बात लिखते हैं कि लैंड रिफॉर्म्स यानी कि भूमि सुधार के विरुद्ध अनुच्छेद 31 का और कोई पार्ट लागू नहीं होगा। और 31 के बी में जुड़वाते हैं, इसमें क्या करते हैं कि एक नई अनुसूची यानी कि नई शेड्यूल 9 को जोड़ते हैं, 9वीं अनुसूची को जोड़ते हैं, जो कि सबसे विवादास्पद रहा। और इसमें जोड़ा गया कि यदि कोई कानून 9 शेड्यूल में डाल दिया जाए तो उस पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। नो जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, उस पर बात किया गया। तो यहां देखिए आप 31 का 1 और बी। उसके बाद अनुच्छेद 15 का 4 जोड़े, उसमें क्या कहा गया कि राज्य के द्वारा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोगों तथा SC/ST के उत्थान के लिए अगर कोई उपाय किया जाए तो इस समानता के अधिकारों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा और न ही अनुच्छेद 29(2) का विरोध होगा। समानता के अधिकार का उल्लंघन भी नहीं माना जाएगा और न ही अनुच्छेद 29 के 2 का विरोध होगा। तो यहां पर अनुच्छेद 29 का 2 आ गया। यहां देखिएगा अनुच्छेद 29 का 2 क्या है, इसमें है कि वित्त प्राप्त किसी शैक्षणिक संस्था में धर्म, जाति, मूल, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। देखिएगा कि जो जोड़ा गया अनुच्छेद 31 का ए, बी और अनुच्छेद 15 का 4, ये पहला संविधान संशोधन में जोड़ा गया 1951 में। और 1951 में ही जो है शंकरी प्रसाद के वकील जो है जाके सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं और यह मामला है अनुच्छेद 13 वर्सेस अनुच्छेद 68। तो शंकरी प्रसाद का मामला आगे आएगा। तो हम लोग बात किए कि कोई भी मामला जो है इसके लिए हम अलग से वीडियो हर एक मामला को बारीकी से देखेंगे और इसके लिए बनाएंगे। फिलहाल हम लोग प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के बारे में देख रहे हैं। तो आप देखिएगा कि जो फंडामेंटल राइट है उसमें अनुच्छेद चूंकि 12 से लगाकर 35 तक था, तो इसमें अनुच्छेद 12 जो है आप जानते हैं कि फंडामेंटल राइट के संदर्भ में राज्य की परिभाषा दिया गया है। और अगर अनुच्छेद 13 की बात करें तो अनुच्छेद 13 में जो है 3 क्लॉज है, अनुच्छेद 13 का 1, 2 और 3। तो यहां पर हमको मतलब ज्यादा 2 और 3 से है। हालांकि 1 में है संविधान लागू होने के पहले भारत के राज्य क्षेत्र में लागू किसी संवैधानिक विधि और मूल अधिकारों के मध्य टकराव उत्पन्न हो जाए तो मूल अधिकारों को प्राथमिकता दी जाएगी और इस प्रकार विधियां की जुडिशियल रिव्यू की जा सकती है। यानी कि अनुच्छेद 13 का 1 जुडिशियल रिव्यू की बात करता है। हम लोग को यहां पर देखना है विशेष रूप से अनुच्छेद 13 का 2 और 13 का 3। तो 13 का 2 बोलता है सरकार द्वारा ऐसी किसी विधि का निर्माण नहीं किया जाएगा जिसमें मूल अधिकारों को छीन लिया जाए अथवा उन्हें कम कर दिया जाए। यदि ऐसा कोई कानून बनाया जाता है जो फंडामेंटल राइट को खारिज करेगा तो उस सीमा तक अवैध माना जाएगा जिस सीमा तक वह मूल अधिकारों को चोटिल करेगा। यथा अनुच्छेद 13 का 2। अनुच्छेद 13 का 3 बोलता है इसमें विधि यानी कि लॉ को परिभाषित किया गया है। इसमें संसद या राज्य विधान मंडल द्वारा पारित विधियां को लॉ के अंतर्गत रखा है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को भी लॉ के अंदर रखा है। यहां पर जो देख रहे हैं कि राष्ट्रपति अध्यादेश, तो अनुच्छेद 123 से राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं 123 से, और 213 से
राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश लॉ के अंतर्गत आएगा। कोई ऑर्डर हो, नोटिफिकेशन हो, कोई रूल्स हो, कोई कस्टम हो, तो ये सब जो है लॉ शब्द के अंदर आएगा। और अनुच्छेद 368 क्या बोलता है, ये 13 देखे, क्योंकि शंकरी प्रसाद जो मामला था उसमें अनुच्छेद 13 और 368 का ही मामला था। तो यहाँ पर अनुच्छेद 368 जो भाग 20 का अनुच्छेद है उसमें है संविधान संशोधन की बात। तो अनुच्छेद 368 में जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। इसमें क्या है, संसद या कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल को संविधान संशोधन करने का शक्ति दिया गया है। और 68 के 2 में बात करता है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। इसमें देखिएगा संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है इसमें है कुल सदस्यों का बहुमत या उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत। कुल सदस्यों का बहुमत या उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत। मान लिया जाए कि लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में 545 सदस्य हैं, तो 545 का बहुमत होना चाहिए, यानी आधा से एक अधिक, और उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए। मान लिया जाए कि जिस दिन कोई विधेयक लोकसभा में रखी गई हो और उस दिन जो है 545 जो है सांसद लोकसभा में वर्तमान है, संसद में वर्तमान है, तो ये 545 का 2/3 बहुमत प्राप्त होना चाहिए, यानी कि 545 का 2/3 का मतलब हुआ 331 वोट पड़ना चाहिए। उसी प्रकार राज्यसभा में है कि अगर राज्यसभा में कुल सदस्यों का बहुमत और अगर उपस्थित कुल सदस्य हो गए तो उनका 2/3 बहुमत, यानी कि संसद जो है, संसद अगर संविधान में संशोधन करना चाहती है तो लोकसभा और राज्यसभा के कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से उस विधेयक को पारित कर दे। और अगर इस तरह का विधेयक बन रहा है तो उसको आधा राज्यों के विधान मंडलों से भी पास होना होगा। तो ये था संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया। तो यहां पर देखिएगा अनुच्छेद 13 और 368 में, तो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ का जो मामला है 1951 का, उसमें जो शंकरी प्रसाद का जो वकील है वो वकील का कहना है कि संविधान का जो पहला संशोधन किया गया है वो अवैध है। संविधान का संशोधन जो है अवैध है। तो संविधान संशोधन द्वारा बना कानून अनुच्छेद 13 के 3 के अनुसार विधि है और 13 के 2 का उल्लंघन करता है। ये शंकरी प्रसाद के वकील का कहना था, क्योंकि साफ लिखा है 13 के 2 में कि सरकार ऐसी किसी भी विधि का निर्माण नहीं करेगी जो कि फंडामेंटल राइट को कम करे। और 13 के 3 में लिखा है कि विधि का शब्द का परिभाषा दिया गया है। तो शंकरी प्रसाद के वकील का कहना है कि संविधान संशोधन करके जो किया गया है, जो रूल बनाया गया है, वो अनुच्छेद 13 के 3 के अंतर्गत जो है लॉ के अंतर्गत आता है और 13 का 2 का उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि 13 का 2 बोलता है कि कोई ऐसा कानून नहीं बनेगा जो फंडामेंटल राइट को खंडन करे। तो सरकार का कहना है कि नहीं, अनुच्छेद 13 अलग है और अनुच्छेद 368 अलग है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो सरकार के पक्ष में आता है और संसद अनुच्छेद 368 के तहत अगर संविधान संशोधन करती है तो मूल अधिकारों को सीमित कर सकता है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि अनुच्छेद 13 अलग है और 368 अलग है। देखिएगा सर्किल से समझेंगे हम लोग, 13 अलग और 368 अलग। इसी फैसला पर लगातार जो है आगे लड़ाई चलेगा। आगे इतना ही बात आएगा कि 13 और 367 में क्या समन्वय है। उसके बाद बात करें कि 1953 में एक और मामला आया था, बेला बनर्जी का मामला था पश्चिम बंगाल से, बेला बनर्जी का। यहां पर देखिएगा कि नेहरू जी यहां पर फिर आगे चल के और कई संविधान संशोधन तो करते हैं,
लेकिन उनका 17वां संविधान संशोधन जो है और फेमस हुआ। 17वां संविधान संशोधन, इस 17वां संविधान संशोधन जो है इसमें क्या किया गया कि राजस्थान और पंजाब राज्य के जो लैंड रिफॉर्म्स एक्ट थे उसको अनुसूची 9 में डाल दिए। 17वां संविधान संशोधन द्वारा नेहरू जी क्या किए कि राजस्थान और पंजाब राज्य के जो लैंड रिफॉर्म्स एक्ट था उसको अनुसूची 9 में डाल दिए, यानी कि पंजाब और राजस्थान का कोई मामला अगर भूमि सुधार से आता है तो उस पर अब जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसे शेड्यूल 9 में डाल दिया गया है। फिर बात कहा जाता है कि मई 1964 में नेहरू की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद एक और मामला आया है 1965 में, मामला आया है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, इसमें क्या था कि सज्जन सिंह जो है इनको आईजी कोई बहाल करता है इंस्पेक्टर के पद पर और डीआईजी जो है उनको सस्पेंड कर देता है। तो सज्जन सिंह भी जो है सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, लेकिन सज्जन सिंह बनाम राजस्थान मामला में भी सुप्रीम कोर्ट जो है यह मानती है कि अनुच्छेद 13 और 368 दोनों अलग है। तो देखिए हम बार बार बात कर रहे हैं कि जो भी मामला आएगा वो सारे मामले को, शंकरी प्रसाद का मामला हो, बेला बनर्जी का मामला हो, सज्जन सिंह का मामला हो, आगे देखेंगे हम लोग गोलकानाथ का मामला, सब मामला को अलग पढ़ेंगे। देखिएगा चूंकि 17वां संविधान संशोधन जो है ये पंजाब और राजस्थान के लैंड रिफॉर्म्स एक्ट से संबंधित है, क्योंकि इसमें पंजाब और राजस्थान के लैंड रिफॉर्म्स एक्ट को शेड्यूल 9 में डाल दिया गया था। तो यहां पर देखिएगा गोलकानाथ का मामला है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ये मामला है 1967 का, 1967 का मामला है गोलकनाथ का। ये गोलकनाथ दो भाई थे, एक थे हेनरी गोलकनाथ और एक थे विलियम गोलकनाथ। एक हेनरी थे, एक विलियम, हेनरी गोलकनाथ और विलियम गोलकनाथ। गोलकनाथ दो भाई थे और इनके पास जो है 500 एकड़ जमीन था। कितना जमीन था? 500 एकड़ जमीन था, 500 एकड़ इनके पास जमीन था। लेकिन राजस्थान में जो लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आया उसके अंतर्गत यह निर्णय दिया गया कि प्रत्येक भाई जो है 30 एकड़ जमीन ही रख सकते हैं। 17वां संविधान संशोधन के तहत जो है, चूंकि इसको शेड्यूल 9 में डाल दिया गया था, अब यहां पर जो है जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, ऐसा कहा गया था। तो गोलकनाथ जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जो है 11 जजों का बेंच बैठाता है। सुप्रीम कोर्ट में 11 जजों का जो है बेंच बैठता है। देखिएगा अनुच्छेद 145, अनुच्छेद 145 का 3, अनुच्छेद 145 का 3 जो कहता है कि 5 जजों का बेंच जो है संवैधानिक पीठ कहलाएगा। 5 जजों का बेंच संवैधानिक पीठ कहलाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए 5 जजों का बेंच संवैधानिक पीठ कहलाएगा। जबकि हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट में लंबी बेंच जो होती है वो 3 जजों की होती है। हालांकि अलग बात है कि एक बार उत्तर प्रदेश में सभी जज जो है बैठ गए थे, लेकिन हाई कोर्ट में लंबी बेंच जो होती है वो 3 जजों की होती है। और 145 के 3 में लिखा है कि 5 जजों की बेंच को जो है संवैधानिक पीठ कहते हैं। तो यहां पर देखिएगा गोलकनाथ के मामले में 11 जजों का बेंच बैठा था। एक बात और ध्यान दीजिएगा, जब कोई मामला ऐसा हो कि पुरानी मामलों को भी सुनवाई कर रहा हो तो उस समय पहले का जो बेंच में जज की संख्या था उससे अधिक जज को बैठना होता है। आगे देखेंगे हम लोग एक और मामला आएगा, केशवानंद भारती का मामला आएगा। और केशवानंद भारती मामले में गोलकनाथ मामला को भी रिव्यू किया गया था, उसको भी बेस बनाया गया था। इसी कारण केशवानंद भारती मामला में जो बेंच है वो 13 जजों का बेंच बना था, जो कि अभी तक के इतिहास में सबसे बड़ी बेंच है, केशवानंद भारती के मामला का बेंच। यहां पर देखिएगा 11 जजों का बेंच बनता है।
और इसमें 6-5 से फैसला आता है। फैसला जो है 6-5 से आता है, क्योंकि 67 में देखिएगा कि सरकार इंदिरा गांधी की बन जाती है, आगे देखेंगे हम लोग, और वहां पर सुप्रीम कोर्ट हावी है और एक 6-5 से फैसला आता है और गोलकनाथ मामला में सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है और पिछले सारे फैसलों को पलटते हुए यह निर्णय करता है कि संसद संविधान में संशोधन करके भी मूल अधिकारों को नहीं छीन सकती है। इस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सुब्बा राव। कौन थे? के सुब्बा राव। याद रखिएगा, गोलकानाथ मामला के टाइम में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे के सुब्बा राव, और बाद में के सुब्बा राव जो है राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़े हैं और इसमें सरकार के पक्ष में मामला नहीं आया। और इस समय बाद कहा गया कि अनुच्छेद 368 जो है 13 के अंदर ही आएगा। अब यहां से हम लोग देखेंगे भारतीय प्रधानमंत्रियों राष्ट्रपतियों का इतिहास कैसे रहा। देखिएगा, अभी हम लोग बात किए थे कि 1951 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो उस लोकसभा के चुनाव में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हैं। तो 1951 में प्रधानमंत्री कौन है? नेहरू है। और 1952 में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया। उसके बाद जो है 56-57 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, 56-57 में लोकसभा का चुनाव हुआ तो नेहरू फिर से राष्ट्रपति बने। और 57 में जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इच्छा जाहिर किए कि एक कार्यकाल हमें और दिया जाए। तो वहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फिर से एक कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुन लिया गया। उसके बाद करते हैं, यहां पर देखिएगा, क्योंकि यहां पर नेहरू जी दोबारा जो प्रधानमंत्री बने वे लोकसभा में बहुमत प्राप्त करके आए हैं और राष्ट्रपति के लिए जो उम्मीदवार बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दोबारा, तो देखिएगा हमारे देश में ऐसा कानून है कि भारत में एक व्यक्ति जो है कई बार राष्ट्रपति हो सकता है। उसी समय की घटना है कि अमेरिका में एक व्यक्ति जो है चौथी बार यानी कि चौथी कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बनाए गए थे। हालांकि वे चौथी कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाए और शुरुआती में ही उनका जो है मृत्यु हो गया। उस समय अमेरिका में यह कानून बनाया गया कि कोई व्यक्ति जो है 2 कार्यकाल के लिए ही राष्ट्रपति बनाया जाएगा। तो यहां देखिएगा, तो यहां पर बने। उसके बाद लोकसभा का चुनाव फिर हुआ 1962 में। तो 1962 में तीसरी लोकसभा का चुनाव हो रहा है और उसमें फिर नेहरू जो है प्रधानमंत्री बनते हैं, यानी कि नेहरू तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से प्रधानमंत्री बने। और जब 1962 में राष्ट्रपति का चुनाव की बात आया तो कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनना चाहते थे, लेकिन चूंकि राजेंद्र प्रसाद और नेहरू में खटपट चल रही थी, दोनों में बन नहीं रहा था, कई मुद्दों पर दोनों में समान मत नहीं था। नेहरू नहीं चाहते थे कि फिर तीसरी बार राष्ट्रपति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही बने। तो वहां पर ऐसा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि अब हम जो है राष्ट्रपति के उम्मीदवार नहीं है। और यहां पर जो है 1962 में जो पहले उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो 62 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को राष्ट्रपति बनाया गया। और यहां पर एक कॉम्बिनेशन देखा गया कि चूंकि प्रधानमंत्री उत्तर भारत से हैं, राष्ट्रपति भी उत्तर भारत से थे, तो राधाकृष्णन को बनाया जाए ताकि समन्वय बने उत्तर भारत और दक्षिण भारत का। और ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन दक्षिण भारत के थे और शिक्षाविद भी थे, इसलिए इनको राष्ट्रपति बनाया गया। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को राष्ट्रपति बनाया गया। अक्टूबर-नवंबर 1962 की घटना है। अक्टूबर-नवंबर 1962 की घटना है कि चीन जो है वो भारत पर आक्रमण कर देता है। 1962 में चीन भारत पर आक्रमण कर देता है और चीन का जो मुख्य उद्देश्य है ऑक्साई चीन यानी कि नेफा, जो वर्तमान में
अरुणाचल प्रदेश है उसको अधिकार में करने के लिए करता है। और यहाँ पर देखिएगा कि नेहरू जी को चीन पर बहुत विश्वास था। उस समय ही नेहरू जी का एक नारा था, हिंदी चीनी भाई भाई, जो काफी फेमस था उस समय। तो यहाँ पर और देखिएगा कि 1949 में जो चीन की क्रांति हुई थी, तो उस क्रांति में भारत जो है उसका बहुत स्वागत किया था। तो यहाँ पर नेहरू का जो नीति था वो काम में नहीं आया, क्योंकि चीन पे विश्वास कर रहे थे और चीन जो है उनके साथ विश्वासघात कर दिया। कहा जाता है कि नेहरू इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और मई 1964 में उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। मई 1964 में मृत्यु हो जाती है। तो जब उनकी मृत्यु होती है तो 15 दिनों के लिए गुलजारी लाल नंदा को देखिए ध्यान दीजिएगा, तीसरे कार्यकाल को पूरा कर रहे थे 62 में, और मई 1964 में उनकी मृत्यु होती है। और अभी राष्ट्रपति कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और मई 1964 में मृत्यु होती है तो 15 दिनों के लिए गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है। गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर कांग्रेस की जो स्थिति है, ये दो नेता हैं जो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के लायक हैं। उसमें एक है मोरारजी देसाई और एक दूसरे हैं लाल बहादुर शास्त्री। कांग्रेस के दो नेता हैं जो प्रधानमंत्री बनने के काबिल हैं वर्तमान में। और वर्तमान समय में जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो के कामराज हैं। अध्यक्ष कौन है? के कामराज वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। हालांकि अगर बात करें तो मोरारजी देसाई जो है चर्चित व्यक्ति हैं और मोरारजी देसाई को ही जो है प्रधानमंत्री बनना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष के कामराज जो हैं वे चाहते हैं कि मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री नहीं बने। उनको ऐसा लगता है कि मोरारजी देसाई को वे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनवा दिया। भारत के इतिहास में के कामराज को किंग मेकर के नाम से जानते हैं। यहां पर देखिएगा, तो सब बात करते हैं मोरारजी देसाई का, उनके बारे में। कौन है? तो मोरारजी देसाई जो है, इनका जन्म जो है गुजरात में हुआ है। गुजरात की मिट्टी के हैं मोरारजी देसाई, जहां के मोदी जी हैं। तो मोरारजी देसाई 1928-29 में गोधरा में डिप्टी कलेक्टर थे। 1928-29 में गोधरा में डिप्टी कलेक्टर थे। और जो गोधरा कांड हुआ उसमें हिंदू पक्ष की तरफ इनका झुकाव अधिक था, इसीलिए इनको जो है जेल हुआ। और जेल से निकलने के बाद जो है आजादी की लड़ाई में ये महात्मा गांधी का सपोर्ट भी किए। और आजादी के बाद जो है बंबई के एक मुख्यमंत्री भी रहे, उस बंबई के जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात दोनों साथ में था। तो बंबई प्रांत के मुख्यमंत्री भी रहे। तो यहां पर देखें कि अब प्रधानमंत्री कौन बने हैं? लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री जो प्रधानमंत्री बने, तो इनका छवि उस तरह का नहीं था जिस तरह का मोरारजी देसाई का था। इनका कार्यकाल जो है औसत रहा। और अभी देश जो है चीन का जो आक्रमण था, चीन का जो युद्ध था, उस युद्ध से उबरा भी नहीं था कि 1965 में पाकिस्तान आक्रमण कर दिया, पाकिस्तान युद्ध छेड़ दिया। और इस समय देश में खाद्यान्न की काफी कमी हो गई और देश खाद्यान्न संकट का सामना करने लगा। तो उस समय ऐसा कहा जाता है कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय जनता को संबोधित करते हुए कहा था कि हम लोग जो है सप्ताह में एक दिन यानी सोमवार को भोजन नहीं करेंगे। और भारत का प्रत्येक नागरिक ने उनकी इस आह्वान को स्वागत किया और सपोर्ट भी किया। और उस समय उन्होंने जय जवान जय किसान का भी नारा दिया था। और इस युद्ध में जो है भारत का विजय होता है। और युद्ध जीतने के बाद लाल बहादुर शास्त्री का जो है छवि और बढ़ जाता है। और फिर 1966 में
1966 में एक होता है समझौता, ताशकंद समझौता। कौन समझौता है? ताशकंद समझौता। तो ताशकंद समझौता होता है 1962 में, और समझौते की रात जो है 11 जनवरी 1966 को समझौते की रात जो है लाल बहादुर शास्त्री जी की जो है संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु होता है। और जब इनका मृत्यु होता है ताशकंद समझौता के बाद रात में, तो कई तरह की अफवाहें इस पे है, जिसको बाद में देखेंगे हम लोग। तो शास्त्री जी की मृत्यु के बाद जो है दूसरी बार फिर से गुलजारीलाल नंदा को जो है 11 जनवरी से 24 जनवरी तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। यानी कि लाल बहादुर शास्त्री के बाद 11 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक फिर से जो है गुलजारीलाल नंदा को राष्ट्रपति बनाया गया। अब ऐसा लग रहा था कि अब जो है मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन यहां पर देखिएगा कि फिर से के कामराज, किंग मेकर जो है के कामराज, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो शास्त्री जी के शासनकाल में, चूंकि मोरारजी देसाई जो है उनके कैबिनेट में शामिल नहीं हुए थे, और उनके कैबिनेट में शामिल थी एक गूंगी गुड़िया यानी कि इंदिरा गांधी, और के कामराज जो है इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनने की बात करते हैं। तो यहां पर मोरारजी देसाई जो है सहमत नहीं होते हैं, और इस समय जो है कांग्रेस में जो है आंतरिक कलह होती है, और एक कांग्रेस के अंदर ही जो है एक इंटरनल इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, और इस चुनाव में इंदिरा गांधी जीत जाती है। तो देखिए चूंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी यहीं तक, और इसके बाद जो है इंदिरा गांधी यहां पर फिर कांग्रेस के इंटरनल इलेक्शन में चुनाव जीतती है, और फिर यहां पर मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते बनते रह जाते हैं, और फिर इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। और फिर इसके आगे जो है अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।